हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन पर पूरा डीपली स्टडी करने वाले हैं। इसका सभी कैपेसिटर पर सेम चार्ज क्यों होता है, ये सबसे ये जो रेशियो होगा वोल्टेज का, ये इस तरह कैसे आता है ये देखेंगे। ये वोल्टेज V1 है, V2 है, V3, तो ये V वोल्टेज को V1, V2, V3 कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1, 1/C2, 1/C3 कैसे आता है। यहाँ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना होता है, ये सारा होता है, देख लीजिए। और जो U बैटरी है, पोटेंशियल एनर्जी बैटरी, उसका रेशियो ये आ जाता है। तो ये कैसे आता है, ये सारा इस वीडियो में कि कैसे चार्ज बराबर होता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं हाउ इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर चार्ज ऑन ऑल कैपेसिटर इज सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सभी कैपेसिटर पर क्यों सेम होता है, इसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन अगर इसका रीज़न जानना चाहते हैं तो लास्ट में मैं बता दूंगा आपको। अभी मान कर चलिए कि सभी पर चार्ज बराबर होता है। तो देखिए, इसमें प्रॉपर्टीज ये सारा एक एक करके मैं बताऊंगा आपको। तो पहला क्या है, ये जो कैपेसिटर लिया गया है ये इनिशियली अनचार्ज था। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद क्यू चार्ज आया है सभी पे, और सभी का कैपेसिटेंस अलग अलग है, C1, C2, C3, और ये माइक्रोफराड में कुछ है। और कनेक्टेड वन आफ्टर वन, मतलब सीरीज में कनेक्टेड, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। तो ये सारा चीज़ लिखा हुआ था। उसके बाद देखिए, ऑल कैपेसिटर है सेम चार्ज क्यों होता है, लास्ट में बताने वाले हैं। उसके बाद आप एक जानते हैं क्या, जो चार्ज ऑन कैपेसिटर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है। यानी वोल्टेज अगर भी देंगे तो उसमें चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो चार्ज बढ़ता है। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो यही कैपेसिटेंस C आता है हम लोगों का, जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कहलाता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि वोल्टेज का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वोल्टेज का फॉर्मूला Q/C होगा। तो देखिए, ये जो V वोल्टेज है, ये V वोल्टेज सभी कैपेसिटर में बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सीरीज में है। तो सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज बढ़ जाता है, मतलब इस तीनों को जोड़ेंगे तो ये V के बराबर होगा। लेकिन इस V1 और V2, V3 का वैल्यू क्या होगा, V1 इसके अक्रॉस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है, ये इसके अक्रॉस कैपेसिटेंस वोल्टेज है, ये इसके अक्रॉस वोल्टेज है। तो यहाँ पे V1 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो Q चार्ज इसमें है और C1 इसका कैपेसिटेंस है। उसी तरह हम लोग बोल सकते हैं V2 Q/C2, V3 Q/C3। यानी आप देख सकते हैं सभी पर जो वोल्टेज का वैल्यू आ रहा है, सब में Q सेम आ रहा है, क्योंकि चार्ज सेम है सभी पे, सिर्फ कैपेसिटेंस का वैल्यू अलग अलग है। अगर हम बोले C1 लेस देन C2 लेस देन C3, अगर C1 सबसे छोटा है तो V1 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। यानी जिसका कैपेसिटेंस सबसे कम होता है उस पर वोल्टेज सबसे ज़्यादा, अगर ये C1 सबसे कम है तो वोल्टेज सबसे ज़्यादा V1 होगा। उसी तरह C3 सबसे ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा है तो ये सबसे कम होगा। ये बात याद रखिएगा। यानी सीरीज में जिसका कैपेसिटेंस सबसे कम होता है उस पर वोल्टेज सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अब देखिए, इतना सा बात समझ में आ गया आपको। तो यहाँ से अगर आपको बात समझ में आ गया तो हम बोल सकते हैं V1, V2, V3 रेशियो निकालेंगे तो V1 का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, V2 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए, V3 का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए। और आप जानते हैं Q Q Q Q तीनों में आ रहा है, कॉमन कर देंगे, कॉमन है तो Q Q Q कैंसिल कर देंगे, और उसके बाद ये रेशियो आएगा। तो यहाँ LCM क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये आपको कुछ बट्टे में दिखेगा, 1/2, 1/4, 1/8, कुछ भी, मतलब अगर ऐसा लेंगे तो इसको एक रेशियो में दिखना चाहिए, मतलब 2:3:5 उस तरह कुछ दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग एक मेथड अप्लाई करते हैं कि C1, C2, C3 जो भी होता है उसका LCM से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं, इसको जूम करके थोड़ा दिखाते हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा। जैसे C1 का वैल्यू 2 है, C2 का वैल्यू 4, C3 का वैल्यू 8, V1 रेशियो, V2 रेशियो, V3 निकालना है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि इसका रिवर्स रेशियो होगा। तो देखिए, ये बट्टे में रेशियो दिख रहा है, इसको अगर हमको सिंपली
इंटीजर में लाना है तो इसका एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। तो एलसीएम कितना होगा 8, 8 से मल्टीप्लाई कर दिए तो देखिए 4:2:1 आ गया। यही मेरा आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है ना आपको। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या सभी में चार्ज सेम है। तो यानी हम बोल सकते हैं जो वोल्टेज होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कैपेसिटेंस का, और कैपेसिटेंस कम होगा तो वोल्टेज ज़्यादा होगा, कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा तो वोल्टेज कम होगा। यानी क्यू चार्ज पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी सीरीज कम्बिनेशन में आपको याद रखना है जो वोल्टेज होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है, कैपेसिटेंस का होता है। ठीक है, तो ये अक्रॉस एनी कैपेसिटर, लेकिन ये सीरीज का है। सेकेंड पॉइंट क्या है, क्या ये वाला चीज़ तो आप समझ गए कि अगर C1 C2 C3 है तो सबके अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग होगा लेकिन चार्ज सेम होगा। तो ये वाला भी वैल्यू आप जान रहे हैं, यहाँ से ये भी जान गए हैं। उसके बाद देखिए ये जो वोल्टेज भी होता है ना, ये तीनों में बढ़ जाता है, V1 V2 V3, लेकिन तीनों को अगर जोड़ेंगे, तीनों का सम अप करेंगे तो ये V के बराबर ही होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो V है ये 3 पार्ट में बट रहा है, V1 V2 और V3 में, लेकिन किस रेशियो में बट रहा है हमको रेशियो पता है, 1/C रेशियो, 1/C2 रेशियो, 1/C3। यानी ये जो V का जो पार्ट जाएगा V1 में 1/C रेशियो में जाएगा, 1/C2 रेशियो में जाएगा, 1/C3 रेशियो में जाएगा। तो हम लोग V1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमें 3 रेशियो पता है, तो V1 में कितना जा रहा है 1/C1 रेशियो ना, तो 1/C1 रेशियो लिख दिए। और टोटल रेशियो कितना है, इतना है, तो टोटल रेशियो को जोड़ देंगे और मल्टीप्लाइड बाय V कर देंगे क्योंकि V को बांटना है हमें। उसी तरह V2 में 1/C2 जा रहा है, तो V2 में C2 चले गया तो 1/C2 और टोटल कितना रेशियो है सबको जोड़ दिए इंटू V। उसी तरह V3 निकाल लिए। तो इस तरह आपको कैपेसिटेंस अगर पता रहेगा ना तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं वोल्टेज कितना कितना होगा सीरीज कम्बिनेशन में। ठीक है, और अगर वोल्टेज का रेशियो पूछ दे तो डायरेक्ट कैपेसिटेंस का इन्वर्स वाला रेशियो ले लीजिए, ये तो और आसान है। तो चलिए एक और मेथड है, अदर मेथड टू फाइंड V1 V2 V3। अदर मेथड में क्या है, आपको पता है V1 = इतना होता है, ये। तो देखिए आपको ये भी पता है कि तीनों का सम अप करेंगे तो कितना आएगा, V आएगा। चलिए अब अगर आप सभी का वैल्यू पुट कर दीजिए, V2 का वैल्यू पुट कर दीजिए, V3 का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपको क्या दिखेगा, Q1/C1 दिखेगा, Q2/C2 दिखेगा और Q3/C3 दिखेगा, = V दिखेगा। अगर हम यहाँ से बात करें तो Q का वैल्यू यहाँ से Q को कॉमन कर लेते हैं और Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, V/1/C1 1/C2 1/C3। आप देख रहे हैं Q का वैल्यू निकाल लिए। अब Q का वैल्यू निकाल लिए तो आप V1 का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, तो V1 का वैल्यू क्या करेंगे, Q का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आपको इसी तरह का कुछ दिखेगा। उसी तरह V2 निकालना है तो Q का वैल्यू यहाँ से निकाल लिए हैं, आप V2 का वैल्यू पुट करने के लिए Q का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, देखिएगा इसी तरह आपको दिखेगा कुछ। ठीक है ना। तो 2 मेथड है, अब 2 मेथड में आपको जो रेशियो मेथड अच्छा लगे या ये। अब देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का बात करते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, किसी जैसे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का क्या मतलब होता है, उधर यहाँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब होता है कि अगर कोई सीरीज कम्बिनेशन का अगर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं, अगर ये 3 कैपेसिटर्स आपस में सीरीज में कनेक्टेड है तो इसी के कम्बिनेशन को हम एक कैपेसिटर से इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से हम निरूपित कर सकते हैं, जिससे जितना इससे चार्ज फ्लो कर रहा था Q चार्ज, सेम चार्ज इससे फ्लो करना चाहिए। मतलब समझ में आ रहा है ना आपको, यानी एक ऐसा इस कैपेसिटेंस का तीनों को ऐसा वैल्यू जिससे सेम चार्ज फ्लो करे। मतलब अगर हम यहाँ पे कोई आदमी को बैठाए तो ये देख रहा है इधर से Q चार्ज फ्लो कर रहा है, तो ये आदमी इधर से भी देखेगा कि QA चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी इस सर्किट में कोई गड़बड़ी नहीं है। भले क्या इसके बदले हम एक कैपेसिटेंस डाल दिए लेकिन QA चार्ज फ्लो कर रहा है। तो यही इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि सेम इधर से जो भी चीज़ निकल रहा है सेम निकलना चाहिए, इसमें हम कुछ भी गड़बड़ी कर दें तो जो गड़बड़ी किए हैं वही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहलाएगा। ये इक्विवेलेंट का साइन है, 3 को बराबर दे देते हैं तो इक्विवेलेंट का साइन होता है। तो ये प्रूफ करते हैं कैसे होता है, तो देखिए प्रूफ तो बहुत आसान है। कैसे, देखिए हम सबसे पहले इस सर्किट का बात करते हैं। तो ये V 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक V1 V2 और एक V3 में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ V = क्या लिख सकते हैं, V1 + V2 + V3।
अब देखिए V1 को आप जानते हैं क्या लिखेंगे, Q/C1 अभी तुरंत बताए। फिर V2 क्या लिखेंगे, Q/C2। V3 को क्या लिखेंगे, Q/C3। अब देखिए यहाँ V को इतना लिख दिए, इस LHS RHS वाले पार्ट को हम यहाँ पर ही उतार दिए एच दीज। LHS वाले पार्ट को देखते हैं यहाँ से, ये वोल्टेज सोर्स भी V रहेगा, चार्ज सिर्फ CEQ बदला है, C इक्विवेलेंट क्या करेंगे, यहाँ से हम जानते हैं चार्ज इज इक्वल टू C/V होता है, तो यहाँ से V इज इक्वल टू Q/C इक्विवेलेंट नहीं आ जाएगा। अब यही वाला चीज़ हम यहाँ पर पुट कर दिए हैं, ठीक है। ये वाला चीज़ जैसे यहाँ पे कि उसी तरह यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक के कैपेसिटेंस आ गया ना, क्योंकि 3 के बराबर 1 है, अकेला संभाल रहा है इस तीनों को, यानी ये जितना काम कर रहा है वो अकेला काम कर रहा है। इसी कारण जैसे आप लोग आगे चलकर बीटेक में पढ़िएगा तो बीटेक में बहुत बड़ा पावर सिस्टम होता है। पावर सिस्टम 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर में फैला रहता है, लेकिन जब लैब करने जाइएगा तो वही 500 किलोमीटर का एक डब्बा में फैला दिया जाता है। थोड़ा सा बड़ा सा डब्बा रहता है और उसमें पूरा 500 किलोमीटर का सारा काम हो जाता है, तो उसी को कहा जाता है सिमुलेटर, मतलब उसी के जैसा। यानी जो 500 किलोमीटर में लाइन जाता है एक गांव से एक जगह से दूसरे जगह, वही सेम फंक्शन वहीं पर होता है, लेकिन थोड़ा मोड़ा एरर आता है। उसी तरह यहाँ पर ये सेम फंक्शन है, मतलब इसी का एक छोटा रूप जो सब चीज़ इसी के बराबर काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पुट कर दिए, आप क्या कर सकते हैं, Q को कॉमन कर सकते हैं, Q कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ये प्रूफ करने के बाद एक और बात याद रखिएगा, जो C इक्विवेलेंट होता है वो हमेशा लेसर देन होता है ऑल कैपेसिटेंस। यानी अगर हम बोले C1 C2 C3 ये 3 कैपेसिटेंस था और हम C इक्विवेलेंट निकालें, तो जो सीरीज में होता है, सीरीज में जब निकालते हैं तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, सबसे कम हो जाता है। अगर ये 2 4 5 है तो इसका वैल्यू सबसे कम 2 है, तो यानी इसका वैल्यू 2 से कम में आएगा, 1 आएगा 1.5 आएगा, अब जो भी आएगा निकाल के देख लीजिएगा, लेकिन कम आएगा, वही बात। अब देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का बात करते हैं, एनर्जी कितना स्टोर करता है कैपेसिटर में। तो हम जानते हैं एनर्जी स्टोरेज का फॉर्मूला क्या होता है, Q²/2C होता है। इसका फॉर्मूला हाफ QV भी होता है, लेकिन ये फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे। देखिए आप U कॉम्बिनेशन, मतलब ये कैपेसिटेंस सीरीज में है, तो इसमें अलग एनर्जी होगा, इसमें अलग, इसमें अलग, तो इसका पूरे का एनर्जी कितना है, तो कॉम्बिनेशन निकालना है तो सबका U1 U2 U3 जोड़ना पड़ेगा सभी का एनर्जी। तो U1 निकालना है तो सब में चार्ज बराबर है, तो Q²/2C1 Q²/2C2 Q²/2C3, ठीक है। अब देखिए Q²/2 तो कॉमन आ जाएगा, क्योंकि Q²/2 सब में है, तो कॉमन कर लिए यहाँ से। अब बचा कितना, 1/C1 1/C2 1/C3, और हमें ये पता है कि ये जो होता है 1/C1 1/C2 1/C3 अभी तुरंत पढ़े कि ये 1/C इक्विवेलेंट के बराबर होता है, यानी इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है। तो यहाँ से बोल सकते हैं U कॉम्बिनेशन इस तरह, अब इसी को रीअरेंजमेंट करके इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कॉम्बिनेशन एनर्जी, इसका पूरे का एनर्जी कितना निकल रहा है, टोटल एनर्जी कॉम्बिनेशन का Q²/2C, 2C होता है, लेकिन यहाँ C इक्विवेलेंट, मतलब इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या, ये कॉम्बिनेशन हो गया, अगर कहीं से भी क्वेश्चन आए तो इस तरह आप तुरंत निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम बोले बैटरी कितना एनर्जी सप्लाई करता है, तो बैटरी सप्लाई कितना कर रहा है, तो बैटरी में वोल्टेज भी है, तो ये Q, ये जब चार्ज हो जाएगा तो Q सब में Q चार्ज सप्लाई हो चुका है, तो यानी ये Q चार्ज यहाँ से क्या क्या होगा, भेजा होगा कितना भी टाइम में, लेकिन ये Q चार्ज भेजा है, तो यानी इसको वर्क डन कितना करना पड़ा होगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इंटू चार्ज, क्योंकि आप पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ते हैं कि W वर्क डन करना पड़ा Q चार्ज को लाने में, तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना, तो Q चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से W इज इक्वल टू VQ नहीं आ जाएगा, पोटेंशियल इंटू Q। तो ये हो गया बैटरी द्वारा वर्क डन, यही वर्क डन एनर्जी के रूप में स्टोर होता है यहाँ जाके, और कुछ हीट लॉस होता है तार में। तो यहाँ पे देखिए V इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V होता है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/C इक्विवेलेंट, क्योंकि यही V यहाँ पर है। तो आप ये एक नहीं बताए थे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में कि अगर हम मान लेते हैं ये है V और ये मेरा C इक्विवेलेंट है, तो इसे भी Q चार्ज ही जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम बोल सकते हैं ना Q इज इक्वल टू V इंटू C इक्विवेलेंट, तो यहाँ से V इज इक्वल टू नहीं बोल सकते हैं Q/C इक्विवेलेंट,
ठीक है, और Q तो पहले से है तो Q लिख दिए, क्योंकि वर्क डन बराबर VQ होता है ये यहाँ से, ठीक है। तो Q² / C इक्विवेलेंट, यानी बैटरी कितना वर्क डन कर रहा है, बैटरी कितना एनर्जी दे रहा है, सप्लाई कर रहा है, Q² / 2C इक्विवेलेंट। तो देख रहे हैं Q² / 2C इक्विवेलेंट दे रहा है, लेकिन ये कम्बिनेशन का एनर्जी मतलब स्टोर कितना हो रहा है, एनर्जी कम्बिनेशन में स्टोर हो रहा है, ये इस कैपेसिटर में इतने एनर्जी स्टोर हो रहा है, मतलब इसका आधा एनर्जी स्टोर हो रहा है। तो आधा एनर्जी जा कहाँ रहा है, तो आधा एनर्जी, इतना एनर्जी सप्लाई किया, इतना एनर्जी कैपेसिटर ने स्टोर किया, कम्बिनेशन का है, तो इतना एनर्जी लॉस हो जा रहा है। और ये लॉस कहाँ दिख रहा है, अपीयर एज हीट इन वायर, वायर में हीट के रूप में ये अपीयर हो रहा है। उसी तरह हम, ठीक है, ये वायर के रूप में, वायर में हीट के रूप में अपीयर हो रहा है, मतलब आधा एनर्जी स्टोर होता है, आधा एनर्जी चले गया वायर में जो हीट के रूप में होगा, समझ रहे हैं ना, यानी आधा, इफिशियंसी जस्ट हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम U कम्बिनेशन और U बैटरी का रेशियो देखें तो कितना आएगा, ये देखिए U कम्बिनेशन का बैटरी 2 एनर्जी दे रहा है, मतलब जितना भी दे रहा है उससे आधा एनर्जी ये कम्बिनेशन, तो 1:2 हो जाएगा। यानी हम बोले अगर बैटरी 1 जूल दे रहा है तो कम्बिनेशन में 1/2 जूल स्टोर होगा, 1/2 जूल चले जाएगा लॉस में, तो यानी आधा एनर्जी लॉस में जाता है, आधा एनर्जी स्टोर करता है और पूरा एनर्जी ये दे रहा है, ठीक है। चलिए अब लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्या जो मैंने शुरू में बताया था आपको, क्या जो होता है सीरीज कम्बिनेशन में कैपेसिटर्स पे चार्ज सेम होता है, कैसे होता है उसे हम लोग 2 मेथड से देखते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, विजुलाइजिंग मेथड या कंपैरिजन मेथड। इसे हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट जो सीरीज वाला है उससे हम लोग को कंपेयर करके देखना है। फिर इसमें हम जानते हैं कि अगर रेसिस्टेंस R1 R2 R3 सीरीज में होता है तो इसे सेम करंट फ्लो करता है, और करंट इज जस्ट लाइक चार्ज। करंट और चार्ज में क्या डिफरेंस है, बस करंट इज इक्वल टू क्या होता है, Q/टाइम। ये टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो ये करंट में बदल जाता है। लेकिन हम लोग बोल सकते हैं ना, एक्चुअल में इसे करंट पास हो रहा है तो इससे चार्ज भी पास हो रहा है, ठीक है। तो ये बात है। अगर हम दूसरा बात करें तो यहाँ पे करंट सेम पास होता है, तो उसी तरह यहाँ पे एक ही पाथ है, क्योंकि इसको जाने का एक ही पाथ है, तो जितना करंट यहाँ से निकलेगा वही करंट इधर से होकर इंटर भी करेगा। ये ऑलवेज कंजर्वेशन याद रखिएगा, जितना इधर से निकलता है उधर इतना आएगा ही आएगा बैटरी के अदर एंड में। उसी तरह Q चार्ज यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ Q चार्ज आएगा ही। तो हम यहाँ करंट का बात क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ चार्ज का बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज को स्टोर करता है, इसी कारण हम लोग चार्ज पर आधारित बात करते हैं। करंट भी कर सकते हैं लेकिन करंट पे ध्यान नहीं देते हैं, चार्ज पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इसी कारण इस पर Q चार्ज फ्लो करता है, तो सभी से एक ही पाथ है, सीरीज में है मतलब एक ही ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ है, तो एक ही पाथ हुआ ना, तो इसके कारण सभी से Q चार्ज जाएगा, तो सभी पर Q चार्ज ही आ जाएगा। ये तो एक याद रखने का मेथड है, इसका बस समझाने का एक मेथड है। अब दूसरा मेथड की बात करते हैं, तो ये एक्चुअल मेथड है। ये एक्चुअल मेथड में क्या है, देखिए इनिशियली जो था कैपेसिटर क्या था, अनचार्ज था। जैसे ही हम लोग इसको V वोल्टेज से कनेक्ट किए तो इस पर सभी पर चार्ज आ गया। अब ये चार्ज अलग अलग होगा, ये Q लिख दिए हैं, बाद में समझाएंगे ये Q क्यों लिखे हैं। मान लेते हैं अभी सभी पर कितना है, Q1 Q2 Q3 चार्ज है, क्योंकि हम बोले हैं सभी पर चार्ज सेम होता है, लेकिन कैसे सेम होगा वे हम बताएंगे। अभी अलग अलग मान लेते हैं क्योंकि हमें प्रूफ करना है। अब अगर हमें प्रूफ करना है तो देखिए इसमें एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा, क्या अगर चार्ज ऑन एनी कम्बिनेशन ऑफ सेपरेट या आइसोलेट प्लेट इज ऑलवेज कंजर्व्ड, यानी किसी भी आइसोलेट प्लेट पर चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है। मतलब अगर कहीं पर आपको इस तरह दिखेगा कैपेसिटेंस, तो देखिए ये तीनों इधर सिस्टम जा रहा है, ये सर्किट से कहीं जुड़ रहा है ये, लेकिन ये वाला जो है पोर्शन ये क्या है, आइसोलेट हो गया है। इस आइसोलेशन से क्या होगा, इस पर अभी अगर 0 चार्ज है टोटल चार्ज, तो बाद में भी जब ये किसी सर्किट में जाएगा, अगर इस पर चार्ज आ भी गया बाय चांस इस प्लेट पर, तो अभी जितना चार्ज 0 है ये चार्ज कंजर्व्ड रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं कि अगर ये 2 कैपेसिटेंस है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या ये कैपेसिटेंस और ये कैपेसिटेंस आपस में सीरीज में है, लेकिन ये आइसोलेट है, इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। तो इसी कारण इस पर अभी चार्ज 0 है क्योंकि इनिशियली अनचार्ज है, तो इस पर भी अभी इनिशियली अनचार्ज है। अगर चार्ज रहता तो जितना चार्ज इधर रहता उतना चार्ज इधर बराबर करते, लेकिन अभी चार्ज हम 0 मान कर चल रहे हैं क्योंकि हमें बराबर प्रूफ करना है ना। बराबर तभी प्रूफ होता है जब अनचार्ज होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम मान लेते हैं Q1 चार्ज आ गया है, तो ये प्लस इंड है और ये माइनस इंड है, ये प्लस इंड माइनस इंड प्लस इंड माइनस इंड, ये पता है कैपेसिटर्स में इस तरह प्लस माइनस आता है। तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं Q1 चार्ज इस पर आ गया, Q2 इस पर, Q3 इस पर। तो ये वाला आइसोलेट प्लेट है, तो इस आइसोलेट प्लेट में दो प्लेट है, एक ये प्लेट है एक ये प्लेट है। इस प्लेट पर क्या है, निगेटिव चार्ज है, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, यानी माइनस Q1 है टोटल चार्ज अगर बात करें तो, और इस जगह प्लस Q है अगर हम बात करें तो, माइनस Q1 प्लस Q2। तो यहाँ पे हम जीरो कर देंगे क्योंकि इनिशियल में चार्ज जीरो था। उसी तरह यहाँ पे Q2 चार्ज है प्लस Q3 है, तो यहाँ पे माइनस Q2 आ जाएगा प्लस Q3 आ जाएगा, ये भी जीरो कर देंगे क्योंकि इनिशियल में चार्ज जीरो है तो फाइनल में भी चार्ज जीरो होगा। अब देखिए यहाँ से Q1 Q2 बराबर हो जाएगा और यहाँ से Q2 और Q3 बराबर हो जाएगा। इस दोनों से हम लोग बोल सकते हैं कि Q1 Q2 Q3 बराबर होगा और ये Q के बराबर मान लेंगे। इसी कारण सीरीज में रहता है कैपेसिटेंस तो चार्ज बराबर होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।